हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसमें हम आज चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर का नाम है आपका हमारा देश भारत। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें भारत के बारे में अच्छे से बताया गया। इस चैप्टर में काफ़ी जानकारी मिल सकती है इस चैप्टर से। इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि समझ में आए। क्या पता एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन उठा के दे दे, है ना। तो इसको हमको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। तो बताया जा रहा है कि जो हमारा देश भारत है ये बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, यानी जो हमारा भारत देश है क्या है, बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यहाँ पर कैसे है, यानी जो हमारा भारत है, भारत के उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से यह घिरा है। यानी उत्तर साइड में आप देखोगे तो यह क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है। और पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो अरब सागर, और पूर्व में क्या है आपका बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है आपका हिंद महासागर। यानी इस तरीके से है आपका, जैसे ही आपका भारत है तो यहाँ पर क्या है आपका, इधर क्या आपका अरब सागर है, ठीक है, और इधर क्या आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक। और नीचे क्या है आपका दक्षिण में आपका क्या है हिंद महासागर। ओके, यानी ये क्या है आपका एक जो 3 जगह से जल से घिरा हो जैसे भारत, इसको क्या बोला जाता है, भारतीय प्रायद्वीपी के नाम से इसको जाना जाता है। यानी हिंद महासागर जो दक्षिण में है भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं, ऐसे बताया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका भारत भौगोलिक विस्तार का भंडार है। ओके, आगे आपका बताया जा रहा है इसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी जो उत्तर में आप देखोगे इसमें लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ओके, यानी उत्तर में कश्मीर से लेकर आप दक्षिण में कन्याकुमारी तक बताया जाता है कितना, 3200 किलोमीटर इसका विस्तार है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक। ओके, पूर्व में कितना, अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। जैसे क्या है आपका ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक। जो उत्तर और दक्षिण में मतलब कितना विस्तार है आपका, ये आपका कश्मीर से कन्याकुमारी कितना है आपका, तो ये 3200 है। इस चीज़ को ऐसे याद रखना तो आपको याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है आपका पूर्व से पश्चिम आपका कितना होगा यहाँ पर, यानी अरुणाचल प्रदेश से आपका कच्छ तक कितना होगा यहाँ पर 2900 किलोमीटर। ठीक, ऐसे ये का आपका उत्तर से दक्षिण कितना है 3200, पूर्व से पश्चिम आपका कितना है 2900 किलोमीटर है, इसका विस्तार है। ओके, इस चीज़ को याद रखना, ये फैक्ट है। उसके बाद इसमें बताया गया है ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह है यहाँ पर, और तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की यहाँ पर विभिन्नता को दर्शाते हैं। ओके, यहाँ की जो जलवायु है, वनस्पति है, वन्य जीव है, यहाँ पर क्या है साथ साथ है। यहाँ पर भाषा है, संस्कृति है, यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा अलग है, यानी भिन्नता पाई जाती है। फिर भी क्या है यहाँ पर सभी लोग एक साथ हैं, यानी एक राष्ट्र से बंधे हुए हैं। ठीक है, हमारे देश का एक टैग लाइन है, आपको पता ही होगा, विविधता में एकता। मतलब इतनी सारी विविधताओं के बाद भी हम सब क्या हैं आपस में एक साथ एकता के भाव से रहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। आगे आपका क्या है इसमें, यहाँ पर आबादी के बारे में बताया गया है। तो आबादी आपका कितना, वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है। ओके, यानी जो हमारे भारत की आबादी है 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और क्या है, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी फर्स्ट आपका क्या आता है इसमें, चीन आता है, और सेकंड क्या है आपका भारत। यानी चीन के बाद दूसरा विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बोला जाए तो हमारा भारत आएगा। ओके, आगे इसमें आपका बताया गया है स्थिति के बारे में कि जो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये कर्क रेखा है, कितना है आपका, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग
मध्य भाग से होकर गुजरती है। ओके, और दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है, मुख्य भूमि का विस्तार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा। कितना, 23 डिग्री आपका 30 मिनट उत्तरी। ये देश क्या हो रहा है, लगभग मध्य से होकर गुजरती है। मैं आपको, आप क्या करोगे, मानचित्र में देखोगे, मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ऐसे ये क्या आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ये क्या आपका 0 डिग्री देशांतर है। ओके, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर आपका, यहाँ पर भारत आपका कहाँ है, तो भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये तो आपको पता ही है ही। ठीक है, यहाँ पर भारत है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पर मध्य से होकर गुजर रहा है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कैसे, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या आपका 23 डिग्री 23.5 डिग्री क्या कितना उत्तरी है। ठीक है, कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा। क्लियर है, आप मानचित्र में देखना आपको दिखेगा। ये क्या आपका 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री आपका क्या है, अक्षांश है। आगे इसमें बताया गया आपका कि मुख्य भूमि विस्तार के बारे में, कि अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ देखो तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, यानी जो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ठीक है, जिसको हम देखते हैं ये कैसे बताया जा रहा है, यानी आपका, ये फिर से मैं वैसे आपको बता रही हूँ ऐसे। ठीक, तो ये क्या है आपका आगे मुख्य भूमि का विस्तार है, इसमें बताया जा रहा है। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, देखो इस तरीके से, जिसके पहले हमने बनाया था। ठीक है, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, 8 डिग्री आपका 4 मिनट उत्तर। ठीक है, 8 डिग्री कितना 4 मिनट उत्तर, यहाँ से ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर हो गया। उसके बाद उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो आपका भारत कहाँ पर है, ये कर्क रेखा है, भारत यहाँ पर है, मध्य से होकर गुजर रहे हैं। ये आपका कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट कितना उत्तर तक। क्या है इसका, भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्लियर है। आगे इसमें आपका बताया गया है कि भारत का देशांतरी विस्तार किस तरीके से है। तो भारत का देशांतरी विस्तार आपका इसमें 68 डिग्री से, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में है। ओके, यानी किस तरीके से है, ऐसे देखो, जैसे ये आपका, ठीक, यानी आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये कैसे होगा आपका, वही फिर से ऐसे। उसके बाद भारत आपका यहाँ है, तो आपका क्या होगा, ये 68 डिग्री आपका 7 मिनट ऐसे, फिर पूर्व से आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या है, भारत का ये देशांतरी विस्तार है। क्लियर है। आगे इसमें आप देखोगे तो मानक समय के बारे में बताया गया है। मानक समय होता है, मानक क्या है, हर जगह का एक समान है। ये तो हमने पढ़ा था पहले ही, आपका पिछले चैप्टर्स में सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आपका बताया गया है कि अगर आपका जो विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, इसको बताना है। आगे बताया गया इसमें बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। यानी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, अगर मानक जो समय है अगर उसको एक निर्धारित ना किया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, रेलगाड़ी जब चलती है तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, है ना, यानी काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है वहाँ पर कि जब भी आप देखोगे तो हमारा मानक समय रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री इसका निर्धारित किया गया है। भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। ओके, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट यानी 29 डिग्री का अंतर होगा इसमें। ठीक है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट यानी आपका कितना अंतर आएगा इसमें, तो 29 डिग्री का अंतर आएगा। क्लियर है। आप देखोगे पहले भी हमने पढ़ा है इस चीज़ को, फिर से देख लीजिए।
1 डिग्री का 4 मिनट होता था, तो 29 डिग्री या 30 का आपका इंटू करोगे 4 से कितना आएगा, तो 120 आएगा। ठीक है, 120 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा। ओके, अगर हम मध्य को 82.5 डिग्री या 72 से ना माने तो भारत में 2 घंटे के समय का क्या होगा, अंतर आ जाएगा। इसलिए क्या होता है, पूरे देश का समय फिक्स कर दिया गया है, यानी 82.5 डिग्री मानक या 72 के साथ चलता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। इसमें आगे आपका बताया गया है कि बड़े देश का जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देखोगे तो 7 है, और आपका कनाडा में कितना है, तो 6 मानक समय है। इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं, इसमें 7 देशों के स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। यानी इसमें आप नाम देख सकते हो कौन कौन सी जो देश हैं यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं भारत की स्थलीय सीमा से। तो कितने हैं, तो 7 हैं। तो आपको नाम याद रखना है, भारत का जो स्थलीय सीमा है जो 7 देशों से जुड़ा है कौन कौन सा है। फर्स्ट आपका अफगानिस्तान, सेकंड आपका पाकिस्तान, थर्ड आपका क्या है, चीन, फोर्थ आपका कौन सा है, तो नेपाल, फिफ्थ आपका भूटान, सिक्स आपका म्यांमार, उसके बाद आपका क्या है, 7वां बांग्लादेश। ओके, यानी इस जो आपका 7 जो देश है इसको आपको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए या उसमें कोई और देश का नाम ऐड कर दिया जाए तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से देश का नाम है। ठीक है, इसमें देश का कौन कौन सा नाम है। तो फर्स्ट क्या आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद आपका चीन है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ओके, आगे हम इसमें देखेंगे आपका भौतिक विभाजन के बारे में। इसके बारे में हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका बताया गया है कि कौन कौन सा देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। ओके, आपको बताना है। और दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। अब पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। हमने इस चीज़ को पिछले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि जो पाक जल संधि है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ओके, कैसे आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्या करती है, ये भारत का मैप है या क्या है पर श्रीलंका है। ये यहाँ पर क्या आपका पाक जल संधि, ये पाक जल संधि क्या करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, आगे इसमें आपका बताया गया है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको इसमें चित्र में देख करके बताऊंगी, मानचित्र में, और आप क्या करोगे, आपके पास जो NCERT की बुक्स है आप जो रखे हो उसमें आप देखोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मानचित्र में नहीं बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको मैं मानचित्र में बताऊंगी, आप बुक्स में देखोगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका बताया गया है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। ओके, तो इसमें क्या है आपका, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आपका कि भारत में पाई जाने वाली आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे आपका क्या क्या है, तो पर्वत है, पठार है, मैदान, तट, द्वीप समूह और स्थल रूप हैं। ओके, स्थल रूप के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि कितने स्थल रूप हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान, तट, है ना। इस चीज़ को हमने पूरा क्लियर किया हुआ है। उसके बाद आपका देखो, उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय रक्षक का कार्य करता है, ये आपका है। ठीक, ये आपका क्या है, ये हिमालय है। हिमालय क्या है आपका, ये रक्षक का कार्य करता है। हिमालय का अर्थ होता है आपका बर्फ़ से ढका हुआ, यानी हिमधन आलय, यानी हिम का घर हिमालय। ओके, यहाँ पर इधर साइड। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर 3 पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर 3 क्या है आपका पर्वत श्रृंखला है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका क्या है, सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है इसे हम हिमाद्री या बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, ये फर्स्ट। ओके, सेकंड आपका मध्य में क्या है, हिमालय या हिमाचल के नाम से इसको जानते हैं। और आपका जो लास्ट में है थर्ड वाला, इसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। ये तीनों आपका नाम याद रखना है। फर्स्ट आपका क्या है, तो हिमाद्री या बृहद हिमालय, सेकंड आपका मध्य हिमालय या हिमाचल, थर्ड आपका क्या है, शिवालिक। ओके, क्लियर है। आगे देखेंगे इसमें हम हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है
और हिमालय से जितनी नदियाँ निकलती हैं, गंगा, यमुना, ये सारी जो नदियाँ हैं मैदानों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब कैसे निर्माण करती हैं हमने ये भी पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये दक्षिण में देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो नदियाँ हैं यहाँ पर मैदानों का निर्माण करती हैं। अब मैदानों का निर्माण कैसे होता है, इसको हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि नदियाँ पर्वत पठार से निकलकर अपने साथ कुछ निक्षेपों को लाती हैं और क्या करती हैं, मैदानों का निर्माण करती हैं। ओके, ये मैदान आपका सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं इनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है, ठीक है। ये जो जलोढ़ निक्षेप होता है उससे बनता है। अब ये जलोढ़ निक्षेप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जलोढ़ निक्षेप मतलब जल के द्वारा बहुत बारीक मिट्टी यानी नदियों के द्वारा लाया गया बहुत सारा मिट्टी है ना, यानी इससे क्या होता है, मैदान बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, यानी नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और इस कारण इस मैदान के क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में लोग यहाँ पर निवास करते हैं। रीज़न ये है कि यह बहुत उपजाऊ ज़मीन होता है, ठीक है। तो यहाँ लोग अच्छे से रह सकते हैं, ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं, इनकी जो आर्थिक ये स्थिति होती है काफ़ी यहाँ पर अच्छी होती है, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे हम पश्चिमी भाग में, दक्षिण भाग का क्लियर हुआ। पश्चिमी भाग में क्या है, इसमें पश्चिम भाग में भारत का मरुस्थल स्थित है और यह मरुस्थल बहुत शुष्क गर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है आपका, इधर मरुस्थल है, तो ये मरुस्थल क्या है आपका, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, शुष्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह वनस्पति बहुत कम होता है यहाँ पर, अगर जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर पानी तो है नहीं, अब पानी नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, बहुत शुष्क होगा। ओके, आगे हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया जा रहा है इसमें कि उत्तर मैदान के दक्षिण में आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। इसका आकार आपका कैसे है, तो त्रिभुजाकार, इस तरीके से त्रिभुजाकार है और इसका धरातल कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो बहुत सी श्रृंखला और घाटी हैं और इसके उत्तर पश्चिम में क्या है आपका, अरावली पर्वत है, यानी इसके जो आगे पीछे यानी बहुत सी श्रृंखला हैं, घाटी हैं और इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, एक अरावली पर्वत श्रृंखला है जो आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तर पश्चिम में है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या आपका, इधर ये क्या है आपका, अरावली पर्वत है। प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तर और इसके बाद क्या आपका विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपका क्या है, ये उत्तर पश्चिम में आपका अरावली पर्वत है, इस चीज़ को अभी हमने डिस्कस किया। कहाँ पर आपका, ऐसे जैसे आपका त्रिभुजाकार है तो यहाँ पर क्या आपका उत्तर पश्चिम में इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख सकते हो उत्तर पश्चिम आपका क्या है, अरावली पर्वत है और ये क्या आपका पश्चिमी घाट पर, यहाँ पर क्या आपका पठार है और ये क्या आपका पूर्वी घाट है, क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान देना। इसके बाद इसमें आपका क्या बताया गया है, इसमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया गया है। यहाँ से नर्मदा एवं तापी नदी बहती है, यानी यहाँ पर पश्चिम साइड से दो नदियाँ बहती हैं, इस चीज़ को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन सी नदी है, नर्मदा एवं तापी नदी, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये दोनों नदी अरब सागर में जाकर गिरती हैं, ये क्या है, पश्चिम की तरफ, क्लियर है। आगे आपका बताया गया है ये पश्चिम दिशा है, यहाँ से नर्मदा एवं तापी नदी कहाँ से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं, इस चीज़ को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। ओके, यानी पश्चिम की तरफ गिरने वाली दो नदियाँ हैं। उसके बाद आपका पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, इस चीज़ को याद रखना। पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, सह्याद्री यानी तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, ऐसे, ठीक है। इसमें आपका विस्तार बताया गया है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है लेकिन जो पूर्वी घाट है एक समान नहीं है। ओके, यानी जो पश्चिमी घाट है आप देख सकते हो यहाँ पर एक समान पाया जा रहा है, लेकिन जो पूर्वी घाट है वह एक समान नहीं, यानी क्या है, आगे पीछे और क्या आपका कटा फटा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। आगे हम पठारी के बारे में देखेंगे। पठारी के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर यह खनिज यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे आपका कोयला, लौह अयस्क और ये सब जो खनिज पाए जाते हैं
कहाँ पर, इधरी साइड पठार में पाए जाते हैं। उसके बाद आपका बताया गया है तटीय मैदान के बारे में। तटीय मैदान आपका पश्चिम घाट के पश्चिम के पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित है। जैसे आपका पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट के पश्चिम में ये रहा आपका। उसके बाद आपका पूर्वी घाट के पूर्वी मैदान में स्थित है। दो तटीय क्षेत्र हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पश्चिमी घाट है, इसके पूर्व में क्या आपका तटीय क्षेत्र है, ओके। और उसके बाद पूर्वी भाग में क्या है, पूर्वी भाग में पूर्वी तटीय क्षेत्र है। बताया जा रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा है पश्चिम से। आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ये पश्चिम से जो पूर्वी मैदान है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, ओके। यहाँ पर जो पीला वाला भाग है, याद रखना, जो पीला वाला भाग है आपका पठारी क्षेत्र है, ओके। और जो यहाँ पर पूर्व की तरफ से बहुत सी नदियाँ बहती हैं, जैसे आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। यानी जो यहाँ पर आप देख सकते हो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, ये सब क्या हो रही है, एक गंगा नदी है, ये सब आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यानी अरब सागर में दो नदी बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, ओके। और उसके बाद यहाँ पर क्या आपका बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब क्या हो रही है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये सभी नदियाँ जो जाकर गिर रही हैं बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सभी नदियाँ ऐसे गिर रही हैं तो क्या होगा, यहाँ पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण होता है, ओके। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों से बना डेल्टा, इसे क्या बोला जाता है, नाम याद होना जरूरी है आपको। क्या है आपका, सुंदरवन डेल्टा, ओके। इसको क्या बोला जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। अब क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है, ओके। इसमें देखते हैं आपका प्रवाल द्वीप के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, इसमें प्रवाल द्वीप। तो ये जो आपका प्रवाल है क्या होता है, ये छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिप के नाम से जानते हैं। इसका नाम याद रखना, क्या आपका, पॉलिप। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है, और अन्य पॉलिप क्या होते हैं, इनकी यहाँ पर फिर वृद्धि होती है और इन ठोस कंकालों को ऊपर होती है, ठीक है। यानी कैसे होगा, जैसे जैसे ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते हैं जाते हैं, तो इस प्रकार प्रवाल द्वीप क्या होता है, निर्माण करते रहते हैं। यानी ये समुद्र तल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। कैसे इसका निर्माण होता है, इसको हम एक बार अच्छे से समझेंगे। देखो, जैसे क्या है आपका, ये पॉलिप है, समुद्र तल है, समुद्र तल में क्या होगा, यहाँ पर ऐसे एक लेयर का निर्माण हुआ प्रवाल का, ठीक है। समुद्र तल है, यहाँ पर एक फर्स्ट लेयर बना, तो यहाँ पर क्या है, प्रवाल रहते हैं, इसके अंदर में प्रवाल रहते हैं। और ये जो क्या होता है आपका, चूना पत्थर का होता है। इसके अंदर का जो जीव होता है जब यहाँ पर मर जाता है, तब इसके ऊपर फिर एक प्रवाल बनता है इस तरीके से, ऐसे। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर ये जीव मर जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे नेक्स्ट फिर प्रवाल बनता है, ओके। यानी ये जो जीव है यहाँ पर रहते हैं बनाकर, उसके बाद जीव रहने लग जाते हैं, फिर यहाँ पर मर जाएंगे, फिर इसके ऊपर जीव रहने लग जाएंगे। यानी ये सैकड़ों सालों में ये समुद्र के ऊपर तक पहुँच जाता है। जैसे जो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हो, ये क्या है, एक दिन का बना हुआ नहीं है, ये सैकड़ों साल है। यानी ये पूरे समुद्र तल से है, ऐसे नहीं है इससे ऊपर है, बिल्कुल नहीं। ये क्या है आपका, समुद्र तल से है, उसके बाद ये क्या है, आज ऊपर में ऐसे है, ठीक है। यानी ये क्या आपका सैकड़ों वर्ष लग जाता है बनने में। इन्हीं को क्या बोला जाता है, आपका प्रवाल द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। भारत में 2 प्रवाल द्वीप हैं, इसको याद रखना। आपका जो द्वीप समूह है जो बहुत बड़े भाग तक जाकर फैले हुए हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे अच्छे से। इसमें आपका जो द्वीप है आपका बताया गया है कि इसे हम प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं। ऐसे प्रवाल द्वीप बनते हैं, ठीक है। यानी जो बनने का तरीका है इसको बताया गया है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, ओके। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में जाकर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर स्थित है। आगे बताया गया आपका एक फैक्ट है, 2004 में काफ़ी ज़्यादा यह प्रभावित हुआ था, क्योंकि सुनामी के कारण
ओके, सुनामी कब आया था? तो 2004 में। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है आपका सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या है आपका? भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, यानी यही भूकंप अगर समुद्र तल में आएगा तो तल पर लोग तो निवास नहीं करते, तो यहाँ पर पानी है तो पानी में क्या होगा? हलचल होगा, हलचल मचेगा तो वहाँ पर बड़े स्तर में पानी, समुद्र का पानी जो होता है स्थल पर आ जाता है। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है? सुनामी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? याद रखना, भारत में 2 द्वीप समूह हैं, ये आपका लक्षद्वीप, दूसरा क्या आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जो लक्षद्वीप है आपका केरल के तट से कुछ दूर तट तक आपका स्थित है। ठीक है, यही क्या आपका यहीं पर प्रवाल द्वीप है। उसके बाद आपका दूसरा क्या है? दक्षिण में पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो 2004 की सुनामी में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ओके, आगे हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़े हैं फिर भी इसको आपको मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद आप आगे को बनाएंगे। ठीक है, इजी है। जैसे आपका क्या है? भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। हमने अभी पढ़ा जो भारत है, भारत में जो भौतिक आपका भाग है इसको हम पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, इन सब भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। ये भी हमने अभी डिस्कस किया। क्या है आपका? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। ओके, उसके बाद क्या आपका? म्यांमार और बांग्लादेश। कितना हुआ आपका टोटल? 7। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? हमने बताया आपका पश्चिम साइड में 2 नदियां आपका कौन कौन सा? नर्मदा एवं ताप्ती। क्लियर है? उसके बाद आपका क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा का नाम लिखिए। तो जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो बनाया गया डेल्टा है हमने अभी डिस्कस किया है, क्या है आपका? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। आगे हमने एक चीज़ को यहाँ पर छोड़ा हुआ है, यानी भूल गए, इस चीज़ को ध्यान देना। 1 सेकेंड। ओके, एक बार इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हमने भौतिक विभाजन को डिस्कस किया, जो आपका नदी है, पहाड़ है, पठार है, इस सब चीज़ के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हमने राजनीतिक एवं जो प्रशासनिक विभाजन है इसको डिस्कस नहीं किया है ना। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका क्या है? ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, यानी जो प्रशासनिक क्रियाकलाप है आपका, इसको जो प्रशासनिक क्रियाकलाप होता है इसके लिए बांटा गया है। फर्स्ट आपका क्या है? कितने कितने राज्यों में बांटा गया है, कितना केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होना जरूरी है। तो आपका कितना है? 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, भारत क्या है आपका? 29वां राज्य है। ओके, तेलंगाना आपका 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, इस चीज़ को ध्यान देना। उसके बाद आपका क्या है? दिल्ली है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये तो आप सबको पता ही होगा। अब भारत का बंटवारा किस बेस पे हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो भारत है, भारत का बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ है। ठीक है, किसके आधार पर? तो भाषा के आधार पर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ओके, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा। ओके, आगे है आपका इसमें बताया गया है प्रशासनिक सहायता के लिए राज्य को जिले के आधार पर बांटा गया है कि चीज़ें अच्छे से क्लियर रहे, है ना, उनके आधार पर बांटा गया है। इस चीज़ को ध्यान देना, यही सब था। और आप मानचित्र देखोगे तो आप पूरा अच्छे से देख सकते हो नेपाल कहाँ है, राजस्थान कहाँ पर है, पाकिस्तान, आपका लद्दाख, बिहार, नेपाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, रायपुर, है ना। यानी ये जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये आप मैप देखना तभी आपको समझ आएगा। ये क्या आपका 7 सिस्टर है यहाँ पर बोला जाता है, ये भी आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी अब जब भी भौतिक विभाजन को पढ़ोगे तो आपका राजनीतिक एवं जो प्रशासनिक विभाजन है ये आपको पता होना चाहिए। इसको भी आप पढ़ोगे तब वो आपको समझ आएगा। ठीक है, ओके, आपका ये चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे आपका चैप्टर 7। ओके, आप इसको पढ़िएगा, जो डाउट होगा आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।